अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ग्रेड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है कि विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस के लिए हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर आपसे वो प्रोटीन सिंथेसिस का क्वेश्चन करे तो फिर आप लोगों ने RER को जो है वो टिक करना है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे उसने लिपिड का पूछा है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहते हैं कि लाइसोसोम्स आर रिच इन। तो लाइसोसोम्स में हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहते हैं कि राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन। तो हमारे पास राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, ठीक है 70 यस। और हमारे पास ये मेच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होते हैं, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहते हैं क्रिस्टास आर द फोल्ड्स ऑफ। तो क्रिस्टास बेसिकली हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सिक्स्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। तो हमारे पास लैक्टोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एज एन रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहता है कि आर ग्रुप इन द अमाइनो एसिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो हमारे पास अमाइनो एसिड्स में टोटल 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास ग्रुप्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, लेकिन एक ग्रुप जो है वो वेरिएबल होता है। और वो वेरिएबल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? आर ग्रुप, ठीक है। और जैसे जैसे ये वेरिएबल ग्रुप या आर ग्रुप जो है वो चेंज होता है, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते जाते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पेसिफिसिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहते हैं कि विच लिपिड इज़ द प्रिकर्सर फॉर द स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली इट इज़ द प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस नॉट फाउंड इन RNA। देखो हमारे पास DNA में क्या क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। जबकि हमारे पास RNA में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थायमीन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। टेंथ में कहता है कि विच पॉलीसेकेराइड इज़ अनब्रांच्ड। तो हमारे पास एमाइलोज जो है वो इसका अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, बाकी अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज इनका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम्स इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में कहता है कि दे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है कि दे आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ये बात गलत है। एंजाइम जो है वो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है और एज एन बाय प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल रहा होता है, कंज्यूम नहीं होता। बाकी ऑप्शंस को भी आप लोग देख लो, कहता है कि दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ये बात भी ठीक है। और हमारे पास एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम pH पे वर्क करता है, ये बात भी ठीक है। सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो ये इनकरेक्ट है। 12th में कहता है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड। तो एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग को एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर। हमारे पास जो सल्फोनामाइड जो है ये कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर की जो है वो एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 में कहता है एन एंजाइम्स एक्टिव साइट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 में कहता है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस या मॉडल सजेस्ट्स दैट। देखो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में हम लोगों ने जो है वो हैंड्स एंड ग्लव रिलेशनशिप की एग्जांपल दी थी, कि मतलब हैंड जो है वो ग्लव की शेप को चेंज करता है। तो उसी तरह से हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो भी चेंज करता है शेप ऑफ द एक्टिव साइट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर वो आपसे जो है वो लॉक एंड की मॉडल का पूछता तो उसमें हम लोग कहते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। जबकि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये कहता है कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देता है, ठीक है। ये इसके दरमियान मेन डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है इन दोनों मॉडल्स के दरमियान। 16 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन द वायरसेस। देखो वायरसेस के अंदर DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, कैप्सिड भी होता है, ठीक है, लेकिन राइबोसोम्स नहीं होते। और प्रोटीन कोटिंग भी प्रेजेंट होती है वायरसेस में, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 17 में कहता है कि बैक्टीरियोफेजेस इन्फेक्ट। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को जो है वो इन्फेक्ट करता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
अच्छा, एमसीक्यू नंबर 16 में हम लोगों ने राइबोसोम्स को क्यों चूज़ किया? देखो, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि हम लोग वायरसेस को जो है वो इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरसेस के पास राइबोसोम्स नहीं होते, उनकी अपनी इंटरनल मशीनरी नहीं होती, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए 18 में कहते हैं द वायरल एनवेलप इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो वायरल एनवेलप बेसिकली हम लोग जो है वो, हम लोग नहीं बल्कि वायरसेस जो है वो ये होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है वो लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 में कहता है कि लिटिक साइकिल रिजल्ट्स इन, देखो नेम से इंडिकेट कर रहा है लिटिक है तो लाइसिस होगी, ब्रेक डाउन होगी, तो लिटिक साइकिल में हमारे पास होस्ट सेल की जो है वो लाइसिस होती है, ब्रेक डाउन होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 में कहता है कि वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस बाय लेकिंग, तो वायरसेस में हमारे पास प्रोटीन कोटिंग होती है जबकि वायराइड्स में प्रोटीन कोटिंग नहीं होती, ठीक है। और हमारे पास ये जो वायराइड्स है ना, ये बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं न्यूक्लिक एसिड दोनों में होता है, ठीक है, ये इन्फेक्ट भी करते हैं और ये डिजीज़ भी काज करते हैं, ठीक है, इनकी पैथोजेनिसिटी नेचर होती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 21 में कहता है द मेन पिगमेंट ऑफ द फोटो सिस्टम 1, तो फोटो सिस्टम 1 का मेन पिगमेंट क्लोरोफिल बी होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 22 में कहते हैं द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस अकर्स इन, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब कि डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा होता है? स्ट्रोमा में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस केम फ्रॉम, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता है बेसिकली वो वाटर से आ रहा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 24 में कहते हैं कीमोस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स इनटू, तो कीमोस्मोसिस में हमारे पास प्रोटॉन्स की मूवमेंट हो रही होती है थैलेकाइड ल्यूमेन के अंदर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि विच प्रोसेस अकर्स इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, तो हमारे पास ये जो फोटोलिसिस, कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में होते हैं, जबकि कीमोस्मोसिस जो है वो ये फोटोसिंथेसिस में भी हो रहा होता है ये स्टेप और रिस्पायरेशन में भी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 27 में कहते हैं प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स बेसिकली हमारे पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनएज होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि विच स्ट्रक्चर हेल्प्स बैक्टीरिया इन कंजुगेशन, तो कंजुगेशन के अंदर बैक्टीरिया की हेल्प कौन करवा रहा होता है? पाइलस, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 29 में कहता है एंडोस्पोर्स हेल्प्स बैक्टीरिया, तो एंडोस्पोर्स बेसिकली बैक्टीरिया की जो है वो हेल्प करते हैं कि वो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। प्रीवियस किसी टेस्ट में मैंने आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछा था कि ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो बना रहे होते हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। 30 में कहते हैं सियानोबैक्टीरियाज आर द यूनिक प्रोक्रियाट्स बिकॉज दे, देखो सियानोबैक्टीरियाज हमारे पास ये यूनिक प्रोक्रियाट्स हैं इसलिए कि ये हमारे पास हेल्प करवा रहे होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि विच फाइलम हैज़ ऑर्गेनिजम्स विद द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वैसे अब तो ये चैप्टर जो है वो एम डी कैट सिलेबस में से भी एक्सक्लूड कर दिया गया और एम यू कैट सिलेबस में से भी, लेकिन जिस वक्त हमने ये टेस्ट बनाया था, ठीक है, ये कंडक्ट किया था, उस वक्त तक जो है वो कि एम यू कैट का सिलेबस आया ही नहीं हुआ था और एम डी कैट का भी न्यू सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी आप लोग इस एमसीक्यू को जस्ट देख लें, ठीक है। तो हमारे पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ये इकाइनोडर्मेटास में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इन एमसीक्यू को हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। 32 में कहता है कि विच इज़ सीडोसोलोमेट, तो हमारे पास जो फाइलम नीमाटोडा है ये सीडोसोलोमेट्स होते हैं, मतलब इनमें जो है वो ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 33 में कहते हैं बॉडी सिमेट्री ऑफ द एडल्ट इकाइनोडर्मेटास, तो हमारे पास जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटास होते हैं उनकी बॉडी सिमेट्री जो है वो रेडियल होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 34 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तो हमारे पास हाइड्रा जो है ये डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी अर्थ वॉर्म, राउंड वॉर्म, स्नेल ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि फ्लेम सेल्स आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो फ्लेम सेल्स बेसिकली ये एक्सक्रीशन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्लेनेरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये प्लेनेरिया किससे बिलोंग करता है? प्लेटीहेल्मिन्थीस से, ठीक है। नेक्स्ट 36 में कहते हैं द जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट,
जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 37 में कहता है कैप्सेरियन स्ट्रिप इज़ प्रेजेंट इन। तो कैप्सेरियन स्ट्रिप्स बेसिकली ये एंडोडर्मस में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और ये फॉर्म्स एंड फंक्शन वाला चैप्टर भी जो है वो एमडी कैट एंड केएमजी कैट सिलेबस में से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। 38 में कहता है ट्रांसपायरेशन पोल मेनली अकर्स इन। ट्रांसपायरेशन पोल बेसिकली हमारे पास ये जाइलम वेसल्स के अंदर होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 39 में कहता है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स फ्रूट्स रैपनिंग। तो फ्रूट रैपनिंग के लिए हमारे पास जो है वो इथाइलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक हार्मोन है, ठीक है, प्लांट हार्मोन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 40 में कहता है कि HIV पार्टिकल्स राउंड विद अ कोट नोन एज अ वायरल इनवायरल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ। तो देखो हमारे पास HIV वायरस का जो है वो आउटर कोट होता है वो लिपोप्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41 में कहता है द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन। तो ह्यूमन हार्ट बेसिकली ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में जो है वो इनक्लोज्ड होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 42 में कहता है कि विच वेसल्स कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो हमारे पास जो पल्मोनरी वीन होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। वैसे वीन्स हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही होती हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये वाहिद वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कैरी कर रही होती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। 43 में कहते हैं द पीस मेकर ऑफ द हार्ट इज़। तो ऐसे नोट्स को हम लोग पीस मेकर कंसिडर करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को जो है वो जनरेट कर रहा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 44 में कहते हैं कि व्हाट इज़ विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे पास फाइब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज समथिंग एल्स। 45 में कहते हैं ब्लड प्रेशर इज़ हाईएस्ट इन। तो आर्टरीज में हमारे पास ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है एज कम्पेयर टू वीन्स, वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 46 में कहता है कि विच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ बेसिकली ये बी सेल्स प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 47 में कहता है एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता हो कि पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली ये होती क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी हम लोग ये प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है हम लोग ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें बॉडी के अपने एंटीबॉडीज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग जो है वो एक्सटर्नली जो है वो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है, वो हम लोग एक्सटर्नली जो है वो दे रहे होते हैं ना बेबी को, तो ये हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी में आता है। अब आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि जो हम लोग वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, जो हमारे पास वैक्सीनाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो ये भी तो हम लोग एक्सटर्नली जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं ना। तो आप लोग इस मैकेनिज़्म को समझ लो कि हम लोग जब वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वैक्सीन के अंदर डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ नहीं होते, ठीक है। मतलब हम लोग एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली जो है वो वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट नहीं कर रहे होते, हम कुछ ऐसे केमिकल, ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके आपके एंटीबॉडीज़ को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फिर वो एंटीबॉडीज़ जो है आप लोगों को इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। वैक्सीन आपको डायरेक्ट इम्यूनिटी नहीं देती, वैक्सीन आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज़ को जो है वो स्टिमुलेट करती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास ये एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है। बाकी ऑप्शन सी एंड डी में हमारे पास लिखा हुआ है रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन एक्सपोजर, तो ये भी इसमें भी हमारे पास जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 48 में कहता है कि व्हाट इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। देखो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की टोटल 3 लाइंस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होती है और थर्ड जो है वो स्पेसिफिक होती है। अब आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ये स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। अब फर्स्ट का तो हमें पता है कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और फर्स्ट में हमारे पास जो है वो स्किन आती है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी एंटीबॉडीज़, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स, ये सारे जो है वो ये स्पेसिफिक उसमें आते हैं, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं, क्योंकि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से जो है वो बिलोंग कर रहे होते हैं। 49 में कहते हैं इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय। तो जितने भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उनको हिस्टामिन ट्रिगर करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 50 में कहते हैं द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अकर। हमारे पास जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, ये सेकेंडरी के मुकाबले में स्लो होता है,
ठीक है। सेकेंडरी वाला फास्टर होता है, प्राइमरी वाला स्लोअर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 51 में कहता है रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज मेंटेन्ड बाय। तो न्यूरॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो सोडियम और पोटेशियम पंप के थ्रू जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 52 में कहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है वो एसिटाइल कोलिन जो है प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 में कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 54 थायरोक्सिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन कॉजेज। देखो थायरोक्सिन जो है बेसिकली थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, ठीक है। और जब भी हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कंडीशन बनती है उसे हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली चाइल्ड्स में होती है, चिल्ड्रंस में होती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं कि फटीग, वीकनेसेस, इसमें वेट गेन हो जाता है, ठीक है। बंदा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, ये सारे जो है वो साइन एंड सिम्टम्स हैं क्रेटिनिज्म के। अगर आप लोग बाकी ऑप्शंस ए, सी एंड डी को देखो तो ये हमारे पास सारे जो है वो ये ग्रोथ हार्मोन्स के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आप लोग ईजिली जो है वो करेक्ट आंसर को जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 55 में कहता है कि इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स से जो है वो सिक्रीट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसे आप लोग आई बी से याद करो, इन बॉक्स आई से इंसुलिन, बी से बीटा सेल्स, ठीक है। और अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन। 56 में कहते हैं द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 57 में कहते हैं ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। तो ग्लाइकोलिसिस जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 58 नेट गेन ऑफ एटीपीज फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन पर ग्लूकोज। देखो हमारे पास जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 38 एटीपीज जो है वो बन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसने नेट गेन का पूछा है, नेट गेन ऑफ एटीपीज। तो जो 2 एटीपीज हम लोग उसमें यूज़ करते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो हम लोग क्या करेंगे, 38 में से -2 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 36, विच इज योर ऑप्शन डी। 59 में कहता है क्रेब साइकिल अकर्स इन। क्रेब साइकिल बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 60 में कहता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स फॉर्म। आप लोगों ने 2 चीज़ें हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसके रिजल्ट में पायरोविक एसिड या पायरोवेट बनेगा। लेकिन जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमारे पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 61 द कॉर्पस ल्यूटम सिक्रीट्स। तो कॉर्पस ल्यूटम जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 62 विच इज़ हैप्लाइड। जाइगोट हमारे पास हमेशा डिप्लाइड होता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी जो है ये डिप्लाइड होता है और सोमैटिक सेल्स भी जो है वो ये डिप्लाइड होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी oocyte होता है ये हैप्लाइड होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 63 द ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय द सर्च इन। तो ओवुलेशन जो है वो ट्रिगर्ड होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 64 फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन। तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट्स में हो रही होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 65 डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स इज द मेन रोल ऑफ। तो डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो काम होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 66 ओस्टियोब्लास्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ओस्टियोब्लास्ट्स बेसिकली ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 67 द क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट के पास प्रोटीन्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट्स को भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 68 एनालॉगस स्ट्रक्चर्स रिजल्ट फ्रॉम। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से होते हैं, की वजह से होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 69 वर्क इज डिफाइंड एज। तो बेसिकली वर्क हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 70 यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम का क्या रिलेशन है, पी इज इक्वल टू एम वी। मैस का क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड।
So that is why option B is correct, kilogram meter per second. 71. A body moving in a circle with constant speed has, तो जब भी हमारे पास डायरेक्शन चेंज होगी ना तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, ठीक है. सो दैट इज हम लोग बोलेंगे कि बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड हैज़ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 72. फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजेस, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस बेसिकली ये रिलेटिव मोशंस को अपोज कर रही होती हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 73. अ प्रोजेक्टाइल हैज़ मैक्सिमम रेंज एट द एंगल ऑफ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज मैक्सिमम होती है वो 45 डिग्री पे होती है, ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट 74. वर्क डन बाय परपेंडिकुलर फोर्स इज, अब देखो परपेंडिकुलर फोर्स है मीन्स कि हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री है. अब वर्क डन का क्या रिलेशन है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा. अब थीटा अगर 90 है तो हमारे पास कॉज ऑफ 90 क्या होता है, कॉज ऑफ 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है. तो ओवरऑल वर्क डन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 75 में कहते हैं पावर इज डिफाइंड एज, तो बेसिकली पावर जो है वो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम की इक्वल होती है. देखो हम लोग पावर को कैसे डिनोट करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. अब यहाँ पे वर्क डन जो है वो उसने एनर्जी की फॉर्म में लिया हुआ है. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम भी जो है वो पावर की इक्वल होता है, ठीक है. इसे आप लोग जो है वो E/T भी लिख सकते हो, ठीक है. फिर एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, तो आप लोग डिफरेंट रिलेशंस जो है वो बना सकते हो. 76. अ कंजर्वेटिव फोर्सेज डिपेंड्स ओनली ऑन, तो हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 77. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इफ इट्स स्पीड इज, तो देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू 1/2 mv². अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर हम लोग वेलोसिटी को डबल करेंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी ना. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कि अगर हम लोग स्पीड को डबल करेंगे इसकी, ठीक है, स्पीड को 2x करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4x हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट 78. पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड लेवल इज, तो ग्राउंड लेवल पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ये हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है, h पे डिपेंड करती है. जबकि ग्राउंड लेवल पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये मैक्सिमम होगी. लेकिन अगर आपसे वो कहता है कि हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो एट सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती जो है ये हाइट की वजह से है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी वजह से होती है, ग्राउंड लेवल की वजह से, ठीक है. नेक्स्ट 79 में कहते हैं द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, तो हमारे पास टॉर्क का क्या रिलेशन है, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू R×F. फोर्स का हमारे पास न्यूटन होता है और रेडियस का हमारे पास मीटर होता है, तो उसे हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 80. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैस एंड एक्सिस के डिस्टेंस पे जो है वो डिपेंड करता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 81. एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर्ड इन, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को रेडियंस पर सेकेंड में मेजर करते हैं. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 82. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है बेसिकली ये वेक्टर प्रोडक्ट है, बाकी लीनियर मोमेंटम, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सारे स्केलर प्रोडक्ट हैं. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 83 में कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे एंड एंगुलर वेलोसिटी पे. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 84. इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑस्किलेट्स, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स जो है वो ऑस्किलेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 85 में कहते हैं स्पीड ऑफ द साउंड इज़ मैक्सिमम इन, तो हमारे पास सॉलिड में जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है. सबसे ज़्यादा साउंड जो है वो सॉलिड्स में ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड्स में, और सबसे कम जो है वो गैसेस में होता है. अब आप लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर लो कि सॉलिड कौन सा है, स्टील इज़ अ सॉलिड, ठीक है. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 86 में कहते हैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ इज इक्वल्स टू, तो आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. एफ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, लैम्डा हमारे पास वेव लेंथ को शो कर रहा है, और V जो है वेलोसिटी या स्पीड को शो कर रहा है.
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 87 में कहते हैं द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो साउंड की पिच बेसिकली ये उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 88 में कहता है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज, अब यहाँ पे ये साउंड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, और साउंड इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, ये डब्ल्यू वाट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 89 में कहता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बाकी ऑप्शंस ये फर्स्ट लॉ के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। Next 90, the specific heat capacity is the heat required to rise the temperature of 1 kilogram by 1 Kelvin. Option C is correct. 91, in isothermal process, कहते हैं an isothermal process occurs at, isothermal process में हमारे पास temperature constant होता है। Option B is correct. Next 92, Carnot engine efficiency depends upon, तो Carnot engine की efficiency जो है basically ये depend करती है temperature difference पे, ठीक है, T2 माइनस T1 पे डिपेंड करती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 93 में कहता है एंट्रोपी मेजर्स, तो एंट्रोपी बेसिकली ये डिसऑर्डर, रैंडमनेस या अनसर्टेनिटी को मेजर करती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 94 में कहता है कूलम्स लॉ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस ट्रिक को समझना है। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो 1/r स्क्वायर को टिक किया होगा, जबकि 1/r स्क्वायर जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में खुद उसने जो है वो इन्वर्स का वर्ड यूज़ कर लिया ना यार, तो सिर्फ हम लोग बोलेंगे इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। हाँ, अगर वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज़ करता, इन्वर्सली उसने मेंशन ना किया होता, तो फिर हम लोग कहते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। लेकिन अब उसने खुद ही जो है वो इन्वर्सली का वर्ड स्टेटमेंट में मेंशन कर लिया, तो इसलिए हम लोग सिर्फ R2 को मेंशन करेंगे कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 95 में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 96 में कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास क्या रिलेशन है, फ्लक्स इज इक्वल टू EA कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे E जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, और A रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। अब इसके बहुत सारे यूनिट्स बन सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है जो कि ऑप्शंस में गिवन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके मेन टेस्ट में वोल्ट मीटर भी गिवन हो और जो इसका दूसरा यूनिट बनता है वो भी गिवन हो, तो फिर आप लोगों ने बोथ को टिक करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करो इसको, तो आप लोगों के पास ये बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेशंस हैं, सॉरी यूनिट्स हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 97 में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इस वर्क डन पर, देखो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 98 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 जूल इज इक्वल टू, तो 1 जूल बेसिकली इट इज इक्वल टू कूलम मल्टीप्लाई वॉट। अब ये किस तरह से बनता है, देखो हमारे पास क्या रिलेशन है, ऊपर ही हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब देखो वो हमसे 1 जूल का पूछ रहा है, अब वर्क डन का यूनिट जूल होता है ना, तो हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू VQ। अब W के क्या हमारे पास यूनिट है, जूल, हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं V मल्टीप्लाई C या C मल्टीप्लाई V, एक ही बात है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 99 में कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 100 में कहता है कि ओहम्स लॉ फेल्स फॉर, तो देखो ओहम्स लॉ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओहम कंडक्टर्स पे जो है वो ओहमिक मटेरियल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नॉन ओहमिक पे नहीं अप्लाई कर सकते।
तो अब आप लोग ऑप्शंस में जो है वो ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स में डिफ्रेंशिएट कर लो। मेटल्स ओहमिक होते हैं, ठीक है, सो इसमें हम लोग ओहम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर्स पे और सुपर कंडक्टर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट 101 में कहते हैं कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज़, देखो वी हमारे पास जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। तो आप लोगों को अगर ओहम लॉ याद हो जिसमें हम लोग कहते हैं कि V इज़ इक्वल टू आई आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन ए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा होता है। 102 में कहता है इफ अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इट्स वेट बिकम, देखो फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसमें जो है वो वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, मैस हमारे पास 10 है और फ्रीली फॉल कर रही है तो जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल वर्क डन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ऑप्शन कौन सा, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 103 में कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमारे पास क्या रिलेशन है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज़ इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एन क्यू ए, ठीक है। अब ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 104 में कहता है कि राइट हैंड रूल्स गिव, तो राइट हैंड रूल बेसिकली हमें एक तो फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड जो कि कंडक्टर के अराउंड होती है उसके बारे में बताता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 105 में कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो जब भी हमारे पास चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जब चार्जेस जो है वो स्टैटिक होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 106 में कहता है दैट्स अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो टेस्ला होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रा बताओ कि ये गाज किसका यूनिट है, वेबर किसका यूनिट है और हेनरी किसका यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट 107 में कहते हैं मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स एट, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसकी जो फोर्स होती है उसका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब उसने बोला कि मैक्सिमम कब होगा ये थीटा, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास थीटा 90 जब होगा ना, तो तब जाकर हमारे पास ये फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लेकिन जब यही थीटा ज़ीरो होगा तो हमारे पास फोर्स भी जो है वो मिनिमम होगी या ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 108 में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज़, तो किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 109 में कहते हैं कि फ्राडेज लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो फ्राडेज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज़ इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा डी, ठीक है। नेक्स्ट 110 में कहते हैं कि लेंस लॉ इंश्योर्स, देखो लेंस लॉ हमेशा हमें बताता है कि ईएमएफ जो है वो अपोज करती है फ्लक्स चार्ज को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 111 में कहता है कि म्यूचुअल इंडक्शंस अकर्स, देखो जब भी हमारे पास एक कॉइल जब इंड्यूस करती है ईएमएफ को दूसरे कॉइल में, तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो अकर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 112 में कहता है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली ये अल्टरनेटिंग करंट पे जो है वो वर्क कर रहा होता है, एसी पे वर्क करता है। यहाँ पे उसने प्रिंसिपल की बात नहीं की, ठीक है, प्रिंसिपल की बात कर रहा तो तब फिर म्यूचुअल इंडक्शन होता। 113 में कहता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमेशा जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोग बताओ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, ये मुझे आप ज़रा कमेंट्स में बताओ। 114 में कहते हैं सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो बिहेव्स एज, तो एक सेमीकंडक्टर का जब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होगा तो वो सुपर या परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पे जो है वो एक्ट करेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 115 में कहते हैं कि अ डायोड अलाउज द करंट इन। डायोड बेसिकली ये करंट को अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 116 में कहते हैं कि बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कंप्लीट्स टू रेवोल्यूशंस इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर, द रोटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पाथ विल बी। यार सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, और बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, और बेशक वो 2 रेवोल्यूशंस पूरे करती है, 2 चक्कर लगाती है, 10 लगाती है, 20 लगाती है, 1000 लगाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही होगा, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 117 में कहता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज़ मेजोरिटी कैरियर्स। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजोरिटी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 118 में कहता है द मेन फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का मेन फंक्शन ये है कि ये बेसिकली ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, ठीक है, दोबारा से डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करता, ये सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है? देखो हम लोगों ने बात की ना कि रेक्टिफायर में हम लोग डायोड को यूज़ करते हैं, हम लोगों ने ये प्रीवियस एक एमसीक्यू में पढ़ा कि डायोड जो है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 119 में कहता है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू, तो फोटोन की एनर्जी जो है बेसिकली इट इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू एच एफ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 120 में कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या शो करता है कि लाइट जो है वो उसकी पार्टिकल नेचर है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 121 में कहता है कि थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज, तो थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी बेसिकली इट इज़ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी फॉर द एमिशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 122 में कहते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इंक्रीजेज। तो देखो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। एच यहाँ पे ये प्लैंक्स कांस्टेंट और पी मोमेंटम को शो कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम को लिख सकते हैं ना कि एम वी, ठीक है। अब वी यहाँ पे वेलोसिटी को या स्पीड को जो है वो डोनेट कर रहा है, सो वी कैन से दैट कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड स्पीड। तो अगर हम लोग स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 123 में कहता है कि बॉल्मर सीरीज लाइज इन, तो बॉल्मर सीरीज जो है वो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 124 में कहता है कि इन एन आइडियोबैटिक प्रोसेस, तो आइडियोबैटिक प्रोसेस में किसी भी किस्म की हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं हो रही होती, ठीक है, उसमें हमारे पास जो क्यू होता है वो ज़ीरो होती है। दिस मीन्स दैट नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम बट द वर्क एंड टेम्परेचर कैन चेंज, ठीक है। नेक्स्ट 125 में कहते हैं कीमिस्ट वांट्स टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, द कीमिस्ट शुड। हम लोगों ने मोल्स फाइंड करने कि कीमिस्ट जो है वो कितने मोल्स जो है वो यूज़ करेगा सोडियम क्लोराइड के कि वो प्रिपेयर कर सके 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन है मोल्स का वॉल्यूम के साथ, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब मोलरिटी हमारे पास गिवन है विच इज़ 0.1, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 250, तो इसे आप लोग अगर मल्टीप्लाई करो तो ये आप लोगों के पास 0.05 मोल्स बन जाते हैं। मतलब अगर एक कीमिस्ट जो है वो 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl प्रिपेयर करना चाहता है तो वो 0.025 मोल्स जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 126 में कहता है सैम्पल कंटेन्स 0.0। नेक्स्ट 127 में कहता है कि हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल XYZ3, ठीक है, कहता है कि एक मॉलिक्यूल है जिसको उसने नाम दिया XYZ3 के नाम से। कहता है कि इट इज़ नोन टू हैव अ बॉन्ड पेयर ऑफ 1.5 बिटवीन X एंड Y। कहता है कि इसमें जो X एंड Y है उसके दरमियान बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 है, ठीक है, और Y और Z के दरमियान बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है, ठीक है। कहता है इफ़ द सेंट्रल एटम X हैज़ 2 लॉन पेयर्स एंड Y हैज़ नो लॉन पेयर। कहता है कि अब ये हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है, जो कि हम लोगों ने आगे जाके गैस करना है, कहता है कि उसके सेंट्रल एटम पे 2 लॉन पेयर्स हैं, ठीक है, और जो Y है उस पर किसी भी किस्म का लॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है।
और कहता है कि ये जो मालिक्यूल है इट इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल विद नो रेजोनेंट स्ट्रक्चर। कहते हैं कि व्हाट इज़ इट्स मालिक्यूलर ज्योमेट्री। तो यार आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखना है कि जब भी सेंट्रल एटम पे जो है वो दो लॉन पेयर्स हों और बाकी एटम्स पे जो है वो किसी भी किस्म का लॉन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो वो मालिक्यूल जो है वो टी शेप ज्योमेट्री बनाता है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड ClF3। अब इसमें हमारे पास जो क्लोरीन है, ठीक है, इस पर दो लॉन पेयर्स हैं और फ्लोरीन पे जो है वो कोई लॉन पेयर नहीं है। तो इसकी किस तरह से ज्योमेट्री बनेगी, टी शेप। इस तरह से आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे एक F यहाँ पे आ जाएगा और एक F यहाँ पे आ जाएगा। अब ये टी बन गया ना, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन BrF3। अब Br पे भी जो है वो टू लॉन पेयर्स हैं, तो इस पर भी हमारे पास सेंट्रल एटम है ना, तो Br यहाँ पे आ जाएगा और इसकी तीनों साइड पे फ्लोरीन जो है वो इस तरह से अटैच होंगे कि ये टी शेप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 128। अब ये बड़े मज़े का MCQ है, इसको आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है। कहते हैं कि एक मालिक्यूल है, डायटोमिक मालिक्यूल है, इसको आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है कि डायटोमिक है, ठीक है। PQ का नाम उन लोगों ने दिया है। कहते हैं कि इसमें हमारे पास ये जो P है ना, ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है और हमारे पास ये जो Q एलिमेंट है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। कहते हैं कि अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 हो, ठीक है, एग्जैक्टली 0.5, और ये जो मालिक्यूल है ये पोजेस करे स्ट्रॉन्ग परमानेंट डायपोल मोमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो कहता है कि आप लोग बताओ कि इस मालिक्यूल में किस तरह की बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। तो पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.7 से कम होगा तो वो मालिक्यूल जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 गिवन है जो कि 0.5 से लेस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास वो मालिक्यूल जो है वो उसने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप लोग यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप लोग इस पे आ जाओ बिल्कुल ये लास्ट लाइन में। कहते हैं कि डायटोमिक मालिक्यूल कैन ओनली हैव अ सिंगल बॉन्ड टाइप, जो कि प्योरली कोवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है, पोलर कोवेलेंट भी हो सकता है और आयोनिक भी हो सकता है। स्टेटमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने कहा था कि ये मालिक्यूल जो है वो ये डायटोमिक है। अब आप लोग ऑप्शंस को कंपेयर करो ना, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं गिवन, पोलर कोवेलेंट भी नहीं गिवन, सिर्फ आयोनिक गिवन है। सो हम लोग कह सकते हैं कि वो मालिक्यूल जो है उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा विथ सिग्निफिकेंट आयोनिक कैरेक्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 129 में कहते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज, तो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 130 में कहते हैं कि डबलिंग द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की है, तो टेम्परेचर हमारे पास बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, ठीक है। और बॉयल्स लॉ ये कहता है कि हमारे पास वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग प्रेशर को डबल करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, हाफ हो जाएगा ना, इन्वर्स रिलेशन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 131 में कहते हैं कि गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर एट 1 atm। कहते हैं कि आप लोग फाइंड करो कि 2 atm प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होगा। तो हम लोगों ने ये पिछले MCQ में पढ़ा कि बॉयल्स लॉ ने ये कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता फिर तो हम लोग ईजिली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर ही लेते, ठीक है। या सिंपल जिस तरह हम लोग बचपन में जो है वो मैथमेटिक्स के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि अगर एक पेंसिल 10 रुपये की है तो 2 पेंसिलें कितने की हो जाएंगी, 20 की। लेकिन यहाँ पे उसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए ये डबल नहीं होगा, हाफ हो जाएगा। अगर 1 atm पे ये 100 लीटर है ना, तो 2 पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा, सॉरी 10 लीटर 2 पे हमारे पास ये 5 हो जाएगा, विच इज़ योर ऑप्शन बी। 132 में कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद, तो जब भी हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखो हमारे पास वाटर की सरफेस टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ईथर में हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। बेंजीन में हमारे पास पाई पाई इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास वाटर की सरफेस टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 134 में कहता है
अब ये स्टेटमेंट जो है वो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हाफ लाइफ होता है ना, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन की स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन नहीं होता, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 135 में कहता है कि डायमंड इज़ हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज डायमंड जो है ग्रेफाइट से हार्डर होता है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो डायमंड है ना, इसमें हर एक कार्बन जो है वो आगे से 4 कार्बन्स के साथ जो है वो बॉन्डेड होता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 136 में कहता है कि व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड CH2CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये बेसिकली आप लोगों के पास फ्राइडेड क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, फ्राइडेड क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहा है। और फ्राइडेड क्राफ्ट एल्काइलेशन के रिजल्ट में हमारे पास इथाइल बेंजीन बनता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 137 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो द डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एन एल्कीन। देखो, डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एटम का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि मिथानॉल में जो है वो बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट डज़ नॉट अंडरगोज द डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 138 में कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड CH2COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो जब भी हम लोग फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बन रहा होता है फिनाइल एसीटेट, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ये एसिटाइल क्लोराइड है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास फिनाइल एसीटेट बन जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 139 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो, हमारे पास ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये बेसिकली बॉन्डिंग पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब अगर आप लोग ऑप्शन ए और बी को देखो तो ये दोनों हमारे पास अल्कोहल्स हैं, ठीक है, और अल्कोहल्स में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोनोन है, जो कि एक कीटोन फैमिली से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। इसमें हमारे पास डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती हैं। उसके बाद हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, जो कि ईथर फैमिली से बिलोंग करता है, और इसमें भी हमारे पास डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ऑब्वियसली हाईएस्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 2 अल्कोहल्स हैं, तो इसमें से हम लोगों ने फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग इनके मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास आप लोग कार्बन आइटम से ही जो है वो इजीली इसको गैस कर सकते हो। देखो, मीथेन में हमारे पास कम कार्बन होते हैं, इथानॉल में जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इथानॉल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। मीथानॉल का हमारे पास क्या है जी, CH2OH, और जो इथानॉल है इसका क्या है C2H5 एंड OH। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो। कार्बन का हमारे पास 12 होता है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, एक फिर हाइड्रोजन है। ये हमारे पास क्या बनता है, 12 + 2 कितना होता है, 14 + 14 + 16 + 1, ये कितना होता है, ये 14 और 1 15 हो गया, 15 और 16 कितना होता है, 31। इसका फाइंड कर लो। 2 कार्बन है मतलब 12 × 2 H5 है, मतलब 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस 1 ये हाइड्रोजन वाला। 12 × 2 कितना होता है, 24 प्लस ये 5 प्लस 16 प्लस 1, 24 और 5 29 हो गया, 29 + 1 30 हो गया, 30 + 16 ये कितना हो गया, तकरीबन 46। तो 46 ज़्यादा है या 31, 46 ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर ऑप्शंस में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए ना, तो फिर आप लोग पहले जो है वो उनकी बॉन्डिंग को जो है वो कंपेयर करोगे, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और जिसमें जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा जो है वो होगा। अगर ऑप्शंस में सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे पास ऑप्शन ए और बी है, ऑप्शन सी और डी में भी अगर अल्कोहल्स की फैमिली से कोई मेंबर्स आ जाते हैं, तो फिर हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे कि उनका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट 140 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 1 प्रोपानोल एंड NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जब भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 1 प्रोपानोल को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपोन बनता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 141 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो उसके लिए हम लोग ल्यूकास्ट रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ल्यूकास्ट रिएजेंट्स क्या हैं? बेसिकली इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ ZnCl2 प्लस HCl। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ल्यूकास्ट टेस्ट है, तो ल्यूकास्ट टेस्ट में हम लोग ल्यूकास्ट रिएजेंट्स यूज़ करते हैं विच इज़ ZnCl2 एंड HCl। नेक्स्ट 142 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब भी हम लोग बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ, या इसको हम लोग 2-chloro-2-methyl प्रोपेन भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 143 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 144 में कहते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज़ हीट इवॉल्व्ड। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऐसी हीट होती है जो कि इवॉल्व होती है जब हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 145 में कहते हैं कि फॉर द रिएक्शन, उसने आपको जो है वो एक रिएक्शन दी है, एज अ रिजल्ट हमारे पास एमोनिया बन रहा है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कहते हैं अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो Kc के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब बहुत से स्टूडेंट्स ने इस पर लिशेटलेट प्रिंसिपल अप्लाई करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप लोगों ने चीज़ों को बड़े गौर से देखना है। उसने Kc का पूछा है कि Kc पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द Kc। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखो, लिशेटलेट प्रिंसिपल में हम लोग डायरेक्शंस की बात करते हैं, रिएक्शन आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, क्या हो रहा है उसको, लेकिन उसमें हम लोग Kc की बात नहीं करते। तो उसने आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पूछा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 146 में कहता है कि रेट कांस्टेंट K फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0.05। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उसका रेट कांस्टेंट गिवन है हमें। कहते हैं कि व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि हाफ लाइफ वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय Kc। तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने 0.693 को डिवाइड करना है 0.05 के साथ, तो ये हमारे पास 13.86 ही बन जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, 147 में कहते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 148 में कहता है कि एल्यूमिनियम इज़ मोर स्टेबल दैन। अच्छा, ये Al+3 की बात कर रहा है और Al की बात कर रहा है। कहता है कि ये Al+3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो Al+3 है ना, इसका ऑक्टेट जो है वो कम्प्लीटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 149 में कहते हैं कि सोडियम रिएक्ट विगर्स वायलेंटली विद द वाटर बिकॉज। तो सोडियम और वाटर जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं क्योंकि इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 150 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें से हम लोगों ने एंथैल्पी चेंज जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है वो -572 किलो जॉल पर मोल होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये बेसिकली एक एग्जांपल है, आप लोगों की बुक में गिवन है, तो आप लोग इसका सोल्यूशन वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सॉल्व किया गया है। अगर इनके आप वो नहीं भी देखते तो एटलीस्ट आपको वाटर की जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट 151 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम। तो हमारे पास जो डाई इथाइल ईथर है ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि इथानॉल, फिनॉल और वाटर जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब डाई इथाइल ईथर वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं होता, सो दैट इज़ वाई। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 152 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द सल्फाइड आयन। तो हम लोगों ने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है सल्फाइड आयन में। सल्फाइड आयन किस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, SO3 ये ऊपर इसके -2 है,
ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं SO3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम लोगों ने सल्फ़र की फाइंड करनी है ना, तो इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, x प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास जो है वो -2 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं +3 इंटू -2 इज इक्वल टू ये वाला -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस इंटू -6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि x -6 इज इक्वल टू -2। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 + 6। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन हम प्लस का लगाएंगे 6 की वजह से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू +4 विच इज़ योर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 153 में कहते हैं कि बेनेजीन शोज, बेनेजीन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 154 में कहता है कि जेलेटिन इज एन एग्जांपल ऑफ, जेलेटिन ये डिराइव्ड प्रोटीन की एग्जांपल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 155 में कहता है कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, स्टार्च जो है ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 156 में कहता है कि अल्केन्स अंडरगो, तो अल्केन्स बेसिकली ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 157 में कहता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डीकोलराइजेस, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोपीन वाटर को जो है वो डीकोलराइज करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 158 में कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स टू गिव, तो जब भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट अल्कीन बनता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 159 में कहते हैं कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन साइक्लोहेक्सेन विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जब भी हमारे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 160 में कहते हैं कि फिनोल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड्स टू गिव, तो जब भी हमारे पास फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड बनता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 161 में कहते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, तो हमारे पास गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि डेल्टा जी विच इज़ इक्वल टू गिब्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ RD, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेगेटिव साइन। नेक्स्ट 162 में कहते हैं कि फॉर द रिएक्शन, उसने आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, कहते हैं कि व्हाट इज़ द रेट लॉ इफ़ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हम लोगों ने रेट लिखना है, रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनकी जो बेसेस होंगी उसको हम लोग पावर बना देंगे। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड की बेस हमारे पास 2 है, तो इसको हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्केयर लिखेंगे। ऑक्सीजन की बेस में कुछ नहीं है, तो इसे हम लोग जो है वो सिंपल ऑक्सीजन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो रेट हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज़ इक्वल टू नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्केयर इनटू ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास रेट आ गया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 163 में कहते हैं कि एल्डिहाइड्स अंडरगोज, एल्डिहाइड्स एडिशन रिएक्शन शो करता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 164 में कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जब भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 165 ईस्ट्रिफिकेशन इन्वॉल्व्स, तो ईस्ट्रिफिकेशन में हमारे पास अल्कोहल्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास ईस्टर बनता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 166 में कहता है कि HCl डिजॉल्व्स इन वाटर बिकॉज, तो HCl वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस बनते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 167 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2-bromo-2-methyl प्रोपेन एंड सोडियम इथोक्साइड इन इथानॉल, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास 2-methyl प्रोपीन जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 168 में कहते हैं कि विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हमारे पास ऑप्शन बी को अगर आप लोग देखो, अल्कोहल है ना, और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी ये मीथेन वगैरह ये गिवन इनमें नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट 169 में कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, अब आप
लोग अगर ऑप्शंस को देखो तो हमारे पास हर एक ऑप्शन में तीन तीन चीज़ें गिवन है, ठीक है। एक हमारे पास मीथेन है, ये तो सिंपल है CH4। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास मीथानॉल है विच इज़ अल्कोहल। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये MCQ सॉल्व करने नहीं भी आता और उस स्टूडेंट को सिर्फ इतना पता है कि अल्कोहल्स में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो ईजिली इस MCQ को टैकल कर लेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इस MCQ को जो है वो सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज़ हमारे पास गिवन है मीथेन, ठीक है, CH4। इसमें हमारे पास जो है वो वीक लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे चीज़ है जी मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड हमारे पास ये पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या होता है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। अब ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रांग तो होती हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती हैं। हमारे पास ये जो तीसरी चीज़ है मीथानॉल, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास ये जो मीथानॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो किसका ज़्यादा होगा, मिथाइल क्लोराइड का, ठीक है। और हमारे पास तीसरे नंबर पे जो सबसे लीस्ट है वो मीथेन का होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 170 में कहते हैं कि NH3 इज़ पैरामेटल एंड BF3 इज़ प्लेनर बिकॉज ऑफ। देखो हमारे पास ये जो BF3 होता है ना, इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती हैं और इसमें लॉन पेयर नहीं होता, इसीलिए हमारे पास जो NH3 है उसकी पैरामेटल शेप होती है और जो BF3 है इसकी प्लेनर जो है वो ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 171 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड इथानॉल। तो ये चीज़ तो सबको पता है कि हमारे पास फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोग ज़रा इनकी एसिडिटी कमेंट्स में बताओ कि अल्कोहल की एसिडिटी जो है वो कितनी होती है और फिनोल की कितनी होती है। नेक्स्ट 172 में कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स इंक्रीजेज विद। देखो हमारे पास जो स्मॉलर आयन्स होते हैं ना उनका स्मॉलर रेडियस होता है जिसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, उनका रेडियस जो है वो स्मॉल है, ठीक है, तो इनकी आपस में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो हाई होगी, हेंस इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो हाई रहेगा। लेकिन अगर आयंस लार्जर होंगे तो हमारे पास इनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो वीक होती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता जाएगा। अब यहाँ पे उसने इंक्रीजेस की बात की है तो हमारे पास जो स्मॉलर आयंस होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 173 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड प्रोपानॉल। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अब देखो हमारे पास एसीटोन क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कीटोन, और हमारे पास जो प्रोपानॉल है बेसिकली ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग टोलन रिएजेंट्स टेस्ट भी यूज़ करते हैं, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी यूज़ करते हैं और बेंडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट भी यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट 174 में कहता है कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स। तो ओजोन लेयर जो है वो इन तमाम यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 175 में कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। तो जब भी हम लोग बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, 1 फिनाइल इथानॉल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 176 में कहता है कि हॉपर प्रोसेस यूजेस। तो हॉपर प्रोसेस में हम लोग 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करते हैं और 200 ATM प्रेशर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 177 में कहता है कि व्हेन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेनेफ्थलीन सॉल्यूशन द कलर चेंजेस टू। तो जब भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को फेनेफ्थलीन में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो कलर है वो पिंक हो जाता है, ठीक है। ये पिंक कलर जो है वो इस हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 178 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगोज एन SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडियली। देखो हमारे पास जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना वो SN1 रिएक्शंस देते हैं। अब गिवन ऑप्शन में हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि ये फेवर करेगा किसको, SN1 रिएक्शन को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 179 में कहते हैं कि फ्लेम कलर ऑफ सोडियम, तो सोडियम का जो है वो फ्लेम कलर येलो होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 180 में कहते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट व्हेन द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द जिंक ग्रेन्यूल्स द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो जब भी हम लोग कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है वो ऐड करेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स में, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, जिंक की वजह से। फिर कहते हैं कि जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर अ मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इंग्लिश की मैं आप लोगों के साथ सिर्फ आंसर कीज़ और एक्सप्लेनेशन शेयर करूँगा, आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। ठीक है, थैंक यू।